और आइए आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले उम्र कैद हो गई अतीक अहमद, पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे लेकिन उम्र कैद के आगे है फांसी। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हिसाब बराबर कर रहे हैं। आज हिसाब बराबरी का दिन था, हिसाब किताब हो गया। अतीक को 100 मामले अतीक पर दर्ज है, 101। आप सोचिए पहली सजा आज हुई है, योगी राज में पहली सजा अतीक को हुई हो, उम्र कैद। लेकिन अतीक को लोग कैसे वेलकम कर रहे थे देख रहे हैं आप। अतीक को जब लेकर आया गया, ये वो जेल है जिसमें अतीक को लेकर आया गया, देख रहे हैं भारी पुलिस बल तैनात थी इस कोर्ट में। ये कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त अतीक का कोई इस कोर्ट में लेकर आया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं अतीक इसी गाड़ी में लेकर आया गया, भारी पुलिस बल के बीच, सिक्योरिटी के बीच, सुरक्षा के बीच, मीडिया का जमावड़ा था। और यकीन मानिए प्रयागराज के लोग सड़कों पर थे, प्रयागराज के लोग पहुंचे आज देखने, उस खौफ का अंत हो रहा है, उस डर का सफाया खात्मा होने जा रहा है, इसलिए लोग पहुंचे थे। अतीक को जब लेकर आया गया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अकेले अतीक नहीं, अतीक का भाई अशरफ को भी लेकर आया गया। कोर्ट के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सफेद कुर्ते में सर पर। अब आप सुनिए जरा, अशरफ को लाया गया तो नारे लग रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अतीक को जब लाया गया, देख रहे हैं जूता लिए थे लोग, हाथ में जूते की माला। अतीक की एंट्री हुई तो उसे जूते दिखा रहे थे। सोचिए योगी राज में यह हिम्मत आ गई है कि डॉन, माफिया, अपराध करने वाले, हत्या करने वालों को आम आदमी भी विरोध करने सड़क पर आ पा रहा है। यही कानून का खौफ और डर बहुत जरूरी है, जब आम आदमी गलत को गलत कह सके सड़क पर आकर, और इस तरह से हिम्मत कर सके। अतीक जैसों को जूते की माला पहनाने के लिए शख्स लाया था। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अतीक जब पहुंचा तो फांसी दो के नारे लग रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, अतीक के पीछे सोचिए अतीक एंटर हुआ और नारे लग रहे थे फांसी दो, फांसी दो। सुनिए जरा, सुनाइए। आप सुन रहे हैं अतीक को, आप सुन रहे हैं। अतीक, अगली तस्वीर आई अब दिखाते हैं। अतीक को फांसी दो के नारे लग रहे थे। देखिए अशरफ पहुंचा तब भी फांसी दो के नारे लग रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, अतीक का भाई पहुंचा। ये हिम्मत लोगों में थी, प्रयागराज के लोगों में जश्न का माहौल था, लोग खुश थे कि एक अपराधी को आज सजा हो रही है। अशरफ पहुंचा, देखिए नारे लग रहे हैं फांसी दो। सुनिए, एम्बियंस बढ़ाइए। सोचिए इस तरह से अकेले अतीक का स्वागत होगा, ये अतीक ने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रयागराज में, जिस प्रयागराज में उसकी तूती बोलती थी, उसका सिक्का चलता था, वहां लोग आज बेखौफ हैं उस अतीक से। अतीक के गले नहीं उतर रहा था ये। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, रो पड़ा अतीक कोर्ट में। ये आप देख रहे हैं अतीक और अतीक का भाई अशरफ, चेहरा देखिए जरा, दोनों गले मिलकर, गले लगकर, फूट फूट कर रोए हैं कोर्ट परिसर में। 100 केस में आरोपी अतीक आज डरा और घबराया कोर्ट में खड़ा था। पहली बार अतीक के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट ले जाते वक्त अतीक परेशान था। उमेश पाल अपहरण केस में सजा का ऐलान होते ही रोने लगा। अब सोचिए डॉन कितना बड़ा ही क्यों ना हो, जब सजा होती है तो यह हाल होता है। एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर फूट फूट कर रो रहा था। दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक सन्न था, न सुनाई दे रहा था, न समझ आ रहा था, सब कुछ बंद। अदालत में मौजूद भाई अशरफ से लिपट गया अतीक। अतीक और अशरफ दोनों कोर्ट रूम में रोने लगे। दूसरों को रुलाने वाला आज कोर्ट में खुद रो रहा था। गले मिलकर काफी देर तक रोता रहा माफिया और उसका भाई। जज के कहने पर अतीक और अशरफ अलग हुए कि आज सजा का ऐलान होना था, इनके कर्मों की सजा सुनाई जानी थी। पहली बार अतीक को, सोचिए पहली बार
कब से अपराध कर रहा है। पहली बार पहले केस में सजा हुई अतीक को। कोर्ट पहुंचते ही अतीक का जूते की माला से स्वागत किया गया, वो मैंने आपको दिखाया। कोर्ट के बाहर लोग जूतों की माला लेकर पहुंचे थे। लोगों ने कहा अतीक ने बहुत लोगों को तंग किया है, अब हम उसे जूतों की माला पहनाना चाहते हैं। कोर्ट ले जाते हुए अतीक के साथ धक्का मुक्की भी हुई। लोगों में गुस्सा था क्योंकि उमेश पाल, जिसकी हत्या का आरोप है, जिसका अपहरण के आरोप में सजा हुई है, उस उमेश पाल के लिए लोगों में गुस्सा था क्योंकि वो एक वकील था। कोर्ट परिसर में वकीलों में गुस्सा था। बाहुबली अतीक के खिलाफ कोर्ट परिसर में नारेबाजी हो रही थी। अतीक को फांसी देने की मांग की जा रही थी कि अतीक को फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। वकीलों ने फांसी दो के नारे लगाए। राजूपाल केस के गवाह उमेश पाल खुद वकील थे और वकील अपने साथी उमेश पाल के लिए इंसाफ मांग रहे थे। अतीक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मां भारत माता की जय के नारे कोर्ट के अंदर लग रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था। फैसले के बाद अतीक ने सिर पर अपने हाथ रख लिया जब सुना कि अब पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी, उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आज सुनिए, किसी की सजा पर जश्न मनाया जा रहा था। यूपी में लोग खुश थे, ऐसा पहली बार हो रहा था। सुनिए लोगों को। अहमद मायूस थे, कोर्ट में घुसते ही मायूस थे। क्या जूता है उमेश पाल जी का है, राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। किसको पहनाना है? ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है और अशरफ को। बात तो जो है, जब तक मृत्यु दंड ना हो ऐसे अपराधियों को तब तक कोई सजा ही नहीं। ये हो गया, पहले सरकारें बचाती थी। हाँ, अब ये सरकार से बच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो है। ईश्वर घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरीके अतीक का आतंक था और सब जगह उसने सजा दी है, ईश्वर ने, भगवान ने उसको सजा दी है। बाबा योगीनाथ जी की सरकार है। इसमें आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में इस समय जो है कानून व्यवस्था है और उनका स्पष्ट कहना है कि कोई भी अपराधी खुले में नहीं घूम सकता है। उसकी जगह या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। सरकार कोई से भी हो, न्याय जो है न्याय के तरीके से होगा। सब पूरी जनता जो है उस पर विश्वास रखेगा। कल कैसा लग रहा है? रो रहा है अतीक अहमद अंदर। अब बाबा जी की न्याय सही न्याय है। बाबा जी जो न्याय सही न्याय दे रहे, अच्छा काम हो रहा है। ऐसा तब होता है, ऐसी खुशी तब होती है जब आपको पता हो आपके इलाके में कोई गुंडा, मवाली, डॉन, माफिया है जिससे आम लोग डरते हो। जब ऐसे खौफ का अंत होता है तब लोग ऐसे ही दिवाली और होली मनाते हैं। देखिए जरा अतीक का क्या जलवा हुआ करता था और योगी के आने के बाद क्या हुआ। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। ये डॉन की धमक थी जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। पूरे पूर्वांचल में अतीक की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। अतीक डॉन से बाहुबली बना और खुद को कानून और सरकार से भी ऊपर समझने लगा। मेरे ऊपर बहुत मुकदमे हैं, मैं बड़ा खराब आदमी हूं, बाहुबली हूं, माफिया हूं, वगैरह वगैरह। मुकदमे और जेल अतीक के लिए मुसीबत नहीं, मजाक का साधन बन गए थे। जेल में भी अतीक का साम्राज्य चलता था। सैकड़ों केस के बाद भी न उसकी हनक कम हो रही थी और न रुतबा। बाहुबली अतीक कानून की धज्जियां उड़ा रहा था, यूपी में सिस्टम का माहौल उड़ा रहा था। लेकिन जल्द ही अतीक की यह हंसी गायब हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री। माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है
और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यूपी में योगी राज आया तो अपराधी माफिया कांप उठे। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। अतीक के गुर्गों ने योगीराज में कानून को चुनौती दी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया तो योगी ने मिट्टी में मिलाने का कड़ा पैगाम दे दिया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। अतीक पर 100 से ज्यादा केस हैं, लेकिन उसे पहली बार सजा मिली तो योगी की सरकार में। मतलब साफ है, योगीराज में माफिया का बचना मुश्किल ही नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं, अतीक को जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मैंने आपको बताया अतीक रो पड़ा। यह है अतीक के मुकद्दर की कॉपी। कोर्ट का आदेश, अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह उस ऑर्डर की कॉपी है जो आदेश, जो फैसला जज ने सुनाया, जज ने लिखा है। आइए अब आपको बताता हूं कोर्ट में हुआ क्या आज, कैसे अतीक और अशरफ को कोर्ट के अंदर लाया गया और उसके बाद दोनों को विटनेस बॉक्स में यानी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि आज सजा सुनाई जानी थी। जब सजा सुनाई जाती है तो दोषियों को लाकर कोर्ट में पेश करना, कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। उनके सामने उनकी मौजूदगी में ही फैसला सुनाया जाता है दोषियों को। अतीक को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया। 17 साल पुराने केस में कोर्ट में आज फैसले का दिन था और जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने फैसला सुनाया। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को दोषी करार दिया जज ने। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। दिनेश पासी, खान, शौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई। 3 दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 7 आरोपियों को प्रयागराज कोर्ट ने बरी कर दिया अपहरण के मामले में। उसमें अतीक का भाई जो बगल में खड़ा अशरफ भी है, जिसे कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ा गया, यानी अशरफ को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। कौन कौन से मामले, कौन कौन सी धारा लगी थी? आईपीसी की 364A यानी अपहरण कर चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश रचना, आईपीसी 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, आईपीसी की धारा 506 किसी व्यक्ति को धमकी देना और आईपीसी की 323 किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना, उमेश पाल के साथ जो मारपीट की। आईपीसी की 149 धारा यानी गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना, आईपीसी 504 जानबूझकर अपमानित करना। 44 साल में सोचिए जरा, 44 साल में अतीक पहली बार किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। 1979 में जिस शख्स पर पहला केस दर्ज हुआ, 44 साल लग गए सजा सुनाने में, और यह भी योगी राज में हो सका। देखिए जरा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 11 लोग, उमेश पाल के अपहरण में 11 लोग आरोपी थे। एक शख्स की मौत हो गई ट्रायल के दौरान, सुनवाई के दौरान। 10 को आज सजा सुनाई जानी थी। 10 में से 7 जो थे उन्हें बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। 3 जो हैं उन 3 को
दोषी करार दिया गया है और सजा दी गई। उसमें अतीक अहमद है, अतीक अहमद के अलावा उसमें सौलत है और सौलत के अलावा उसमें दूसरे हैं दिनेश पासी। 3 लोग जिन्हें सजा सुनाई गई उम्र कैद की, वो ये 3 लोग हैं। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उमेश पाल के वकील क्या कह रहे हैं और अतीक के वकील को सुनिए। नहीं, मैक्सिमम सजा इसमें 364 में कन्विक्शन हुआ है, मैक्सिमम सजा इसमें फांसी की थी। लेकिन वो फांसी की मांग कर भी हमने मांग किया था, लेकिन न्यायालय ने वो नहीं माना है। अब उसके बारे में हम लोग आगे विचार करेंगे, उस पर क्या करना है फैसले पढ़ने के बाद ही। 3 लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और बाकी में 1 लाख रुपए का छचपूर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपया। दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। तो यानी कि आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? हाई कोर्ट में होगा ही, और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। तो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन अभी जेल ले जाया गया, यानी सजा सुनाई गई कोर्ट में। उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फौरन प्रयागराज की MP MLA कोर्ट से नैनी जेल लेकर आया गया अतीक को। नैनी जेल लाने के बाद, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उमेश पाल का अपहरण किया था, ये उमेश पाल, इनका अतीक ने अपहरण किया था। इस मामले में आज उम्र कैद की सजा हुई है। अभी हत्या का मामला बचा है, उमेश पाल की हत्या भी की है, उसमें भी आरोपी हैं। तो आपको बताता हूं उमेश का अपहरण कब किया था, कैसे अपहरण किया गया, किस तरह से उमेश को अपहरण करने के बाद टॉर्चर किया गया, इसकी एक लंबी कहानी है। उस वक्त अतीक का रौला और जलवा अलग हुआ करता था। देखिए जरा, अपहरण करने के बाद अपने अड्डे लेकर आया। बीच में आप देख रहे हैं सफेद शर्ट में बैठे हैं उमेश पाल, अतीक मौजूद था। इसी अपहरण के लिए अतीक को उम्र कैद की सजा हुई है। अब अपहरण कैसे हुआ? 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया, 2006 में, और आज है 2023। अतीक ने उमेश पाल को कई बार पहले फोन किया, कहा कि राजू पाल केस में गवाही मत दो, क्योंकि उमेश राजू पाल की हत्या में गवाह भी था। उमेश पाल केस से हट जाने को कहा कि तुम ये केस छोड़ दो, मेरे खिलाफ गवाही हरगिज मत दो। राजू पाल की हत्या में उमेश पाल विटनेस थे, चश्मदीद गवाह थे। उमेश पाल को जान से मारने की धमकी अतीक बार बार दे रहा था, अगर गवाही दोगे तो जान से मार दूंगा। अतीक की धमकी उमेश पाल ने हमेशा नजरअंदाज की, वो कभी डरे नहीं। फिल्मी अंदाज में उसके बाद अतीक और उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण किया। 28 फरवरी 2006 को उमेश को अगवा कर लिया। उमेश पाल अपनी बाइक से जा रहे थे, उस वक्त अतीक के गुर्गों ने उमेश को रास्ते में रोका और उमेश की कनपटी पर पिस्टल लगाई। वो बाइक पर थे, कनपटी पर पिस्टल लगाई, फिर गाड़ी के अंदर उमेश पाल को ढकेला। उमेश पाल को अगवा कर अतीक के पास लेकर पहुंचे। अतीक के टॉर्चर रूम में उमेश पाल को रखा गया। उमेश पाल के साथ रात भर मारपीट की गई। उमेश पाल को इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका भी दिया गया। मनमाफिक गवाही के लिए उसे टॉर्चर किया गया कि तुम अतीक के खिलाफ हरगिज गवाही नहीं दोगे। अतीक के सामने उमेश पाल तड़पाया गया। अतीक देखता रहा। उमेश पाल अतीक से रहम की भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। अतीक उमेश को देखकर लगातार हंस रहा था। उसके बाद 1 मार्च को राजू पाल केस में गवाही होनी थी। 28 फरवरी को अपहरण हुआ, 1 मार्च को गवाही होनी थी 2006 को। उमेश पाल ने अतीक के पक्ष में बयान दर्ज करवाया, यानी उमेश पाल उस वक्त डर गए, घबरा गए और अपने बयान से पलट गए। 1 मार्च को शाम को उमेश घर लौट के आए। तब समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे अतीक। अब आप समझिए, अतीक समाजवादी के सांसद पार्टी से और समाजवादी पार्टी की सरकार, तो क्या हाल रहा होगा। अतीक के खिलाफ FIR दर्ज करना उस वक्त मुश्किल था। बेशक उमेश पाल का अपहरण हो गया हो, लेकिन वो थाने जाकर अतीक के खिलाफ FIR नहीं करा सकते थे, अतीक सांसद थे। 2007 में सत्ता पलटी, मायावती की सरकार आई। मायावती की सरकार आई और राजू पाल की जब हत्या हुई तो राजू पाल BSP से ही विधायक थे। 7 में जब मायावती की सरकार आई तब उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराया। 1 साल लग गए। सोचिए, मुकदमा दर्ज कराने में अपहरण का यह दौर भी था उत्तर प्रदेश में कि 1-1 साल बाद मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत हो पाती थी किसी बेगुनाह की जिसके साथ कुछ हुआ हो, या पुलिस ये FIR लिख भी पाती थी। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राजू पाल आज हमारे बीच नहीं है, उमेश पाल भी हमारे बीच नहीं है। उमेश पाल की माता जी क्या कह रही हैं, उनकी पत्नी क्या कह रही हैं। आज अतीक को उम्र कैद की सजा हुई और यही अतीक उमेश की हत्या में भी आरोपी। सुनिए जरा। मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, ये मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। बतलाइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। तो अतीक को उम्र कैद की सजा हो गई है, लेकिन सिर्फ उम्र कैद नहीं, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में के लोग जब फांसी की मांग कर रहे हैं, उम्र कैद के आगे फांसी है। ये राजूपाल है, राजूपाल की हत्या के आरोप में भी फैसला आना है जल्दी। और ये उनकी पत्नी है, पत्नी को सुनवाऊंगा अभी मैं आपको कि किस तरह से राजूपाल की हत्या की गई, लेकिन उम्र कैद के आगे फांसी है। अतीक को अभी और सजा होनी है। 101 मामले हैं, पहले मामले में सजा हुई है, 100 मामले बचे हैं अभी। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उम्र कैद के आगे फांसी है। उमेश के अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा मिल गई। सजा अगर कोर्ट केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती इस मामले को, तो इस केस में ही फांसी तक की सजा दी जा सकती थी। हालांकि 101 केस में सजा सिर्फ पहले मामले में हुई है। अभी अतीक पर 100 मामलों में सजा बाकी है। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है। इस मामले में अतीक को फांसी की सजा हो सकती है। फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े विधायक राजूपाल की हत्या की गई थी। राजनीतिक वर्चस्व के लिए राजूपाल को खुलेआम मारा गया। आम लोगों के सामने ही राजूपाल को गोलियों से भूना ताकि प्रयागराज में डर कायम किया जा सके। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों को 19 गोलियां राजूपाल के शरीर में मिली थी, 19 बुलेट्स। इस मामले में अतीक और अशरफ पर आरोप तय हो चुके हैं। इसी हत्याकांड के गवाह उमेश को भी खुलेआम सड़क पर भून दिया गया। राजूपाल और उमेश दोनों की हत्या में अतीक आरोपी है। ऐसे में अतीक को अदालत फांसी की सजा भी सुना सकती है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पहली बार आप सुनने जा रहे हैं राजूपाल की पत्नी को, जो उस वक्त उस मंजर की चश्मदीद भी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। जरा सुनिए राजूपाल की पत्नी पूजा पाल क्या कह रही है। मेरे केस में तो साफ साफ है, क्योंकि मेरे पति जब जा रहे थे, अशरफ पीछे पीछे लगे हुए थे, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, पूरा मर्डर करने का पूरा वो था, तो मेरे केस में तो फांसी होएगी, मुझे जहाँ तक अपने केस की जानकारी है। देखिए, मेरी समझ से अशरफ को भी सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इनका छूटना न्याय हित के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके जो शूटर्स हैं, इनका जो एक कुनबा है, इनकी जो एक सोच है आपराधिक की, इनकी क्योंकि सोच ये है कि जो आज इनकी सोच चल रही होगी कि चलो एक भाई को सजा पड़ा मगर अभी एक है, तो उस तरह से मैं अपनी सोच से बता रही हूँ कि उनके जो शूटर्स हैं, तो अब ये है कि अब अशरफ के उसमें ज़्यादा रहेंगे कि अब ये कि अब आगे जो मुकदमा चलेगा, जो ट्रायल चलेंगी, जो बयान होंगी, जो जीरा होंगी, उसको प्रभाव डालेंगे। तो ये था कि आज हम लोगों का, क्योंकि हम लोग प्रताड़ित परिवार हैं, महिला हैं, तो एक ये सोच थी कि आज जो जजमेंट आना था तो दोनों लोगों के लिए आना था, दोनों लोगों को सजा होती तो काफ़ी अच्छा होता। तो पूजा पाल को आपने सुन लिया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, नैनी जेल से भी एग्जिट हो गया है, यानी
विदा हो गया। ये आप देख रहे हैं, डॉन को लेकर निकली है पुलिस। अभी आधे घंटे पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अतीक अहमद कल लाया गया प्रयागराज और आज वापसी हो गई है फिर वापस। 30 से 35 घंटे का सफर, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। ये काफिला आप देख रहे हैं जो यूपी पुलिस लेकर चली गई साबरमती जेल छोड़ने के लिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर साबरमती जेल क्यों लेकर गए हैं। लोगों को लग रहा था कि वापस यही नैनी जेल में रखा जाएगा, लेकिन साबरमती जेल अतीक को पहुंचाया गया है। संभव है कल शाम तक अतीक साबरमती जेल पहुंच जाए। तो साबरमती जेल ले जाने के पीछे वजह ये आप देख रहे हैं, काफिला प्रयागराज जेल से निकलेगा और साबरमती जेल पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को गुजरात जेल भेजा था। साबरमती जेल अतीक ऐसे ही नहीं गए। यूपी में अपनी हरकतों की वजह से देवरिया जेल में बंद थे, वहां भी अपहरण लोगों को पकड़ के मारपीट कर रहे थे उस दौर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आदमी सेफ नहीं, ठीक आदमी नहीं है, इसे साबरमती जेल में भेजो। उत्तर प्रदेश की जेल में इसका अपने आप में जो है माहौल है या जलवा है कह लीजिए, या प्रभाव है या असर है कि वहां सारे काम ऐश कर रहा था जेल। सुरक्षा कारणों के चलते इसे साबरमती जेल भेज दिया गया। प्रयागराज में सजा के ऐलान पर पेशी होनी थी, तो इस पेशी के लिए साबरमती जेल से इसे लाया गया था और प्रोडक्शन वारंट पर अतीक को पुलिस लाई थी। वारंट पर लिखा था अतीक को वापस पहुंचाना भी है। और साबरमती जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कोर्ट से अपील की कि एमपी एमएलए कोर्ट की पूरी कार्रवाई होने के बाद अतीक को साबरमती जेल वापस पहुंचा दिया जाए। आज जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो सजा वारंट बना। यह सजा वारंट भी साबरमती जेल का बना, मतलब सजा के बाद साबरमती जेल ले जाया जाए। कोर्ट से अतीक को नैनी जेल ले जाया गया था। नैनी जेल में साबरमती जेल की वापसी की तैयारी, वापसी हो गई और 30 मार्च से पहले साबरमती जेल पहुंचाया जाना था। अब पुलिस लेकर निकल चुकी है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए, हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। दोषी तो हैं हैं, तो दोषी करार दिए गए, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये तो अदालत का अपना काम है, उसमें कर रही है और अब शुरुआत हो रही है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो देखिए, अभी तो इनके लिए तो सजाएं कम पड़ जाएंगी, तो फांसी की सजा भी कम होगी। धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके नेतृत्व में माफियाओं को जेल जेल नजर आने लगी है और जेल का भय है ये, और सरकार का भय और कानून व्यवस्था का भय आतताइयों के मन में रहना चाहिए, जब ही हमारी उत्तर प्रदेश की जनता स्वतंत्र रूप से रह पाएगी। अब सोचिए जरा, यूपी की जेल में अतीक की तूती बोलती थी, जलवा हुआ करता था, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जेल से भेजा गया है। यूपी की जेल में अतीक का क्या हाल था देखिए जरा। होता यह था कि 25 साल की उम्र में अतीक पहली बार जेल गया। अतीक ने तब इलाहाबाद कोर्ट में खुद सरेंडर किया था। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अतीक ने यह कदम उठाया उस दौरान में। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही 1989 में पहली बार चुनाव लड़ा। इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और अतीक ने सहानुभूति का फायदा उठाया और विधायक भी बन गया। जेल से आने के बाद उसका कद और लोकप्रियता और बढ़ गई और कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। इलाहाबाद से अतीक 5 बार विधायक चुना गया और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार सांसद भी बन गया। 2007 में मायावती की सरकार में अतीक दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अतीक को दूसरी बार फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में भी अतीक का रुतबा कम नहीं हुआ। जेल से वो और उसके गुर्गे उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलाते रहे। 2012 में अतीक ने जेल से चुनाव लड़ा। अतीक चुनाव हार गया, लेकिन दबंगई कम नहीं हुई। आपके बीच में हम नहीं आए, उसके बावजूद आपने लाख से ज्यादा वोट हमको दिया, उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम आपके बीच में नहीं आ पाए थे। अखिलेश सरकार में अतीक को जमानत मिल गई, लेकिन 2017 में अतीक की फिर गिरफ्तारी हो गई। जेल के अंदर से फिर अतीक के गुनाहों का खेल शुरू हो गया। उसे एक जेल से दूसरे जेल भेजा जाता और फिर वो कारनामे करने लगता हर जेल में। अतीक सबसे ज्यादा वक्त तक जेलों में रहा है।
वो माफिया जो सबसे ज्यादा दरबदर हुआ जेलों में, उत्तर प्रदेश की 7 अलग अलग जेलों में इसे रखा गया। देवरिया जेल, बरेली जेल, श्रावस्ती जेल, ललितपुर जेल, इन सब जेलों में रहा। इसके अलावा बांदा जेल, फतेहपुर जेल, नैनी जेल में भी बंद रहा। अब दिखाता हूं मैं आपको, जब जेल में हुआ करता था तो जेल में क्या करता था, किस तरह से जेल में रहा करता था। एक जेल का उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, नैनी जेल का। नैनी जेल में जब रहता था तो ऐसे ही महफिल जमाए रखता था। ये आप देख रहे हैं, आगे आगे गुर्गे बैठते थे जाकर। घर से ज्यादा अच्छा माहौल जेल में मिल रहा था इसे। अतीक के लिए प्रयागराज की नैनी जेल नहीं थी, नहीं थी, यानी पहले भी प्रयागराज की नैनी जेल में रह चुका है। कहते तब अतीक जेल में सिक्का चलाया करता था। नैनी जेल अतीक के लिए गेस्ट हाउस की तरह हुआ करता था। जेल के अंदर ही डॉन अतीक दरबार लगाया करता था। अतीक का खाना स्पेशल मेन्यू रहता था, जैसे रेस्टोरेंट में आए हो। नैनी जेल में अतीक की दावतें हुआ करती थी। जेल में खास बैडमिंटन कोर्ट का भी इंतजाम था। कोई भी जेल में अतीक से मिलने आ जा सकता था। ये अतीक की तैयारी थी जेल के अंदर। अतीक के कई गुर्गे नैनी जेल में ही बंद थे, साथ में उनकी भी जिंदगी कट रही थी, मौज हो रही थी जेल में। गुर्गों के साथ अतीक जेल में बैठक किया करता था। जेल से नई नई साजिश प्लान बनाए जाते थे। राजूपाल हत्याकांड के गुर्गे भी नैनी जेल में ही रहे उस दौरान। अतीक का बेटा अली भी नैनी जेल में ही बंद है। यह था जेल के अंदर जलवा, लेकिन जलवा ज्यादा दिन रहता नहीं है। साबरमती जेल में अकेले अतीक नहीं, अतीक के भाई की तस्वीर दीजिए। अतीक का भाई अशरफ भी जेल में, यह भी जेल के अंदर से कारनामे कर रहा था। यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा क्या कर रहा था जेल के अंदर। जेल में भी अतीक के भाई की फुल मौज थी। अब मौज मैं आपको बताता हूं, देखिए पूरे इंतजाम जेल में। बरेली जेल अशरफ की ऐशगाह बनी हुई थी और खाने के लिए बिरयानी आ रही थी 50 किलोमीटर दूर से खरीद कर। पीलीभीत से चिकन बिरयानी अशरफ के लिए आया करती थी, पीलीभीत टू बरेली। जेल के अंदर अशरफ कभी बिरयानी मंगाता था। नियम है कि जेल में जेल का ही खाना मिलेगा, जेल का ही खाना खाना होगा, लेकिन नहीं, डॉन का भाई है। जेल के अंदर कैदियों को अशरफ दावत देता था। रमजान पर कैंटीन में खाने की व्यवस्था करा देता था। कभी बाहर से टेम्पो भरकर खाने का सामान आ रहा है जेल के अंदर, कैंटीन में सप्लाई करने वालों को अपना मददगार बना लिया था। दावा यह भी है कि अशरफ ने जेल में सीसीटीवी भी हटवा दिए थे। जेल के अंदर कभी भी किसी से भी मुलाकात कर लेता था। बाहर से मिलने आने वाले गुर्गों के लिए भी पूरी सेटिंग थी। बिना पर्ची के, बिना नाम दर्ज कराए घुस जाइए, जैसे अशरफ का महल हो। अशरफ का साला जेल के बगल में रहकर सारा सेटिंग कर रहा था। हत्याकांड के बाद एक एक मददगार पुलिस की रडार पर आया जब उमेश की हत्या हुई, क्योंकि इसी जेल में प्लानिंग हुई। जेल में बिना पर्ची मुलाकात कराने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। जो गुर्गे जेल में बार बार मिलने जाते थे उनकी जांच हो रही है। बिरयानी पहुंचाने वाले तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। अब अतीक के भाई अशरफ के किसी से भी मिलने पर पूरी रोक है। सुनाता हूं, अब सुनिए जरा, सुनिए कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। वो बता रहे हैं कि कैसे डॉन माफिया जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाते हैं। डॉन का साम्राज्य जेल में भ्रष्टाचार के चलते चलता है। जेल कर्मचारियों और कहीं कहीं पुलिस विभाग की मिली भगत के कारण माफिया अपने हिसाब से जेल में अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेते हैं। सहयोग, मुलाकात, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, आईटी फैसिलिटीज जिसमें लैपटॉप और अन्य संसाधनों के माध्यम से लोगों को डराना, धमकाना, बुलाना और धन की उगाही करना है। यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी षड्यंत्र इस तरीके से जेल के अंदर चलता है। और आइए, तो सिर्फ ये एक डॉन की कहानी नहीं है जो जेल में मौज काट रहा हो। अतीक अकेले नहीं है, जेल में ये सब मौज काटते हैं। देखिए जरा, इनको पहचानते होंगे, ये दूसरे डॉन मुख्तार अंसारी और उनके सुपुत्र अशरफ अब्बास अंसारी। तो अब्बास अंसारी भी इसी तरह मौज काट रहे थे। अगली जेल दिखाइए जरा। चित्रकूट जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है चित्रकूट जेल। इस जेल में मुख्तार के सुपुत्र अब्बास अंसारी भी मौज काट रहे थे और ऐश करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने पकड़ा था। तो कैसे ये सब सेटिंग कर लेते हैं जेल में, ये आपने सुना, डीजीपी बता रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे जेल में? मुख्तार का बेटा अब्बास चित्रकूट जेल में था।
जेल में अब्बास ने पूरा जुगाड़, पूरी सेटिंग कर ली थी। पत्नी निखत हर दिन जेल पहुंच जाती थी मिलने के लिए, जैसे घर हो। हर दिन 3-4 घंटे जेल में रहती थी। बंद कमरे में निखत पति अब्बास से भी मिल रही थी, सारी सुविधाएं। निखत के फोन से वसूली का धंधा भी चल रहा था। वसूली के लिए जेल से फोन करता था मुख्तार का बेटा अब्बास। सिर्फ वसूली नहीं, अधिकारियों को भी धमका देता था अंदर से। मुकदमों में गवाही देने वालों को भी धमका दिया करता था। अब्बास ने जेल से भागने का भी प्लान बना लिया था। अब सोचिए जरा जेलों की हालत क्या है। लेकिन इस दौरान जानकारी लीक हो गई और जेल में छापा पड़ा तो बड़े बड़े खुलासे हुए। बंद कमरे में अब्बास की पत्नी निखत पकड़ी गई। कमरे से निकलकर अब्बास बैरक पहुंच गया। मुलाकात के लिए निखत ने महंगे गिफ्ट दिए लोगों को वहां, यानी जेल प्रशासन को। जेल कर्मचारियों को मोटी मोटी रिश्वत दी गई। जेल के अंदर ही अब्बास की बर्थडे पार्टी का भी इंतजाम था। वैलेंटाइंस डे के दिन भी बड़ी पार्टी की तैयारी थी जेल में, लेकिन पार्टी होने से पहले ही पड़ गया छापा। चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया अब्बास को। इसके बाद अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। वो बता रहे हैं कैसे ऐसे लोगों की मौज जेल में खत्म होगी, कैसे एक्शन लेने की जरूरत है। सुनिए। माफिया के अड्डे जो जेल के अंदर बने हैं वो भी इसीलिए बने हैं क्योंकि जेल स्टाफ की मिली भगत, भ्रष्टाचार। आपने जो भी मिसालें अभी देखी होंगी, जो सबसे बड़ी 2 मिसालें मैं बता रहा हूं। सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली, मुख्तार अंसारी के बेटे चित्रकूट, ये जो भी हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर के हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई भ्रष्टाचार के चलते पहले भी नहीं की गई, जिसको लेकर के जेल स्टाफ इससे परहेज करे। जेल सुरक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन जहां चरमपंथी रखे जाते हैं, उस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। तो देखा आपने पुत्र कैसे मौज कर रहा था, लेकिन पिता भी कम नहीं। मुख्तार कैसे मौज कर रहा था ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुख्तार अंसारी जब पंजाब की रोपड़ जेल में था तब उसके लिए सारी सुविधाएं थी। वो जेल में नहीं था, समझ लीजिए अपने घर में था। जिस तरह से तैयारियां की गई थी उसके लिए डाइनिंग हॉल था ये जेल। ये है जेल, और जेल खोलिए जरा और दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तैयारी थी। फल भी रखे, फ्रूट्स भी हैं, आगे ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो रोपड़ जेल ऐशगाह बनी हुई थी। रोपड़ जेल, पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार का पूरा जुगाड़ था। बैरक में नहीं, सरकारी आवास में रहता था वहां। और पत्नी अफशा भी मुख्तार के साथ रहती थी, जैसे बेटे के साथ निखत। सुबह 9 बजे पहुंचती थी, देर रात लौटती थी। परिवार कभी भी जेल में मुख्तार से मिल सकता था। मुख्तार के गुर्गे भी जेल के आसपास रहते थे। जेल में 5 सितारा यानी 5 स्टार जैसी सुविधाएं मौजूद थी। 10 आईपीएस डॉन की खातिरदारी में लगाए गए थे। मुख्तार जेल से अपनी एम्बुलेंस में निकलता था और एम्बुलेंस को मुख्तार ने बुलेट प्रूफ बनवा लिया था। मुख्तार के लिए किले की तरह एम्बुलेंस भी थी उसकी। दावा है कि एम्बुलेंस में हथियार रखने के लिए भी जगह थी बाकायदा। एम्बुलेंस के साथ पुलिस काफिले की तरह चलती भी थी। एम्बुलेंस के साथ तमाम प्राइवेट गाड़ियां भी दिखती थी। लेकिन अब योगी की पुलिस मुख्तार को उत्तर प्रदेश ले आई। अब डॉन मुख्तार यूपी की बांदा जेल में बंद है और सारी ऐश खत्म हो गई है और अब सारे रास्ते बंद हैं डॉन के लिए। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर ये जो मुख्तार का हाल है, यही हाल जब अतीक जेलों में थे तो उनका भी था। और बताया जाता है आज अतीक को उम्र कैद सुनाई गई है। लेकिन इससे पहले अतीक को जमानत देने के मामले में 10 जजों ने सुनवाई से मना कर दिया था। तो 11वें जज आए तो उन्होंने जमानत दे दी थी और आज योगी राज में जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि राहुल को बंगला छोड़ना पड़ेगा। कल नोटिस दिया था, आज राहुल ने भी जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने जवाब दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये नोटिस राहुल गांधी को मिला कि राहुल गांधी बंगला खाली कर दें, घर छोड़ दें। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी ने उसके बाद अपने लेटर हेड पर जवाब दिया कि वो बंगला छोड़ देंगे। आइए अब अगली तस्वीर दिखाई जरा राहुल गांधी का बंगला, दर्शकों को दिखा दें। बहुत कम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं। ये है राहुल गांधी का आलीशान घर।
वैसे तो ऐसा घर सभी सांसदों को नहीं मिलता है। अब वो राहुल गांधी है इसलिए उन्हें ऐसा घर मिला था। अब आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने जवाब क्या दिया। कल उन्हें नोटिस दिया गया था घर खाली करने का, सांसदी चली गई है इसलिए अब सांसद रहे नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। घर छोड़कर जा रहे राहुल गांधी अपना यह सरकारी बंगला अब खाली करेंगे। और राहुल ने लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी लिख दी है, जवाब दे दिया। चिट्ठी में लिखा है, मैं आदेश का पालन करूंगा, मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया हूं, मैं देश की जनता का शुक्रगुजार हूं, मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं नोटिस में दिए आदेशों का पालन करूंगा। दरअसल सचिवालय ने उन्हें नोटिस भेजा था और 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा था कि ये घर छोड़ दें। सांसदी खत्म होने के बाद उन्हें नोटिस दिया गया। 23 मार्च से खत्म हुई है राहुल गांधी की सांसदी, क्योंकि 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन में रहते हैं दिल्ली के, उन्हें टाइप 7 बंगला अलॉट किया गया था और लुटियन जोन में राहुल गांधी का यह बंगला है। सियासत के दिग्गज नेता और मंत्री इसी तरह के बंगलों में रहते हैं। राहुल को 19 साल पहले अलॉट हुआ था यह बंगला, जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए थे। फिलहाल राहुल केरल के वायनाड से अब तक सांसद हुआ करते थे और इस वजह से ये बंगला कंटिन्यू किया उन्होंने, अमेठी हार गए थे उसके बाद भी। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि राहुल को वो अपना बंगला दे देंगे। सुनिए। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है इसको मैं कंडम करता हूँ। और ये तरीका नहीं होता कि लोकतंत्र में कईयों बार हम लोग 3-3 महीने 4-4 महीने विदाउट घर रहे हैं। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कभी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी, कानून को सर्वप्रिय मानती है और भारत का जो संविधान है वो सबके लिए समान है। अब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है, वो आपको दिखाता हूं। बीजेपी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने आज प्रदर्शन किया है, ये आप देख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट किया है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई, हंगामा हो गया। राहुल गांधी से घर ले लिया गया तो हंगामा होना लाजमी है। अब देखिए, कपिल सिब्बल ने लिखा है, सांसद हैं, उन्होंने लिखा राहुल को बंगला खाली कराने के लिए कहा गया, उनकी अंतरात्मा छुट्टियों पर चली गई। तुच्छ लोगों की तुच्छ राजनीति। डॉक्टर के लक्ष्मण बीजेपी अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, उन्होंने लिखा मोदी जी के नाम पर, उनकी जाति के नाम पर बार बार आपत्तिजनक शब्द कहना, टिप्पणी करना, यह राहुल गांधी और गांधी परिवार की आदत हो गई। हम अपने अभियान के माध्यम से यह भी मांग करेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी माफी मांगे। प्रमोद तिवारी ने लिखा, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, उससे सब दुखी हैं। संयुक्त विपक्ष ने तय किया है कि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में हम साथ चलेंगे। कांग्रेस के नेता और सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने लिखा, तानाशाह हमेशा इस बात से डरता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। आज देश में कुछ इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी ओबीसी के ठेकेदार ना बने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने। मैं और एक प्रपोजल दे रहा हूं, मीडिया वालों के सामने बैठने की हिम्मत क्यों नहीं होते मोदी जी? आपको मैं पूछना चाहते हैं, आप इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, विश्व गुरु बनते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के मीडिया वालों को सामना करने में आपको दिक्कत क्यों? आप डरते क्यों? कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने बंगला खाली करने का नोटिस दिया। हमको तो
ये देख करके भी आश्चर्य नहीं होता कि कोई आकर के जबरदस्ती जो है खाली करवा ले, ना शुरू न कर देते। तो ये जुल्म की इंतहा है। ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमसे असहमत है उस आवाज को हम हर हालत में चुप करवाएंगे। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश जानता है ये राजतंत्र समझ रहे हैं, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इसीलिए इनको कष्ट हो रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, जिस तरह से राजनीतिक दलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी पे एक मुकदमा कर्नाटक के चुनावी भाषण को लेकर गुजरात में चलाया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो राहुल गांधी के बंगला जाने पर, सांसदी जाने पर सुन लिया आपने लोगों ने क्या कहा। राहुल गांधी आपको याद होगा विदेश गए थे। विदेश जाकर राहुल ने ये अपील की थी, ये कहा था कि अमेरिका और यूरोप भारत के लोकतंत्र को आकर बचाएं। तो अब अमेरिका ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। राहुल गांधी की सांसदी जाने पर उन पर जो 2 साल की सजा हुई उस पर भारत अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है, जो अमेरिका ने की तरफ से कहा गया। अमेरिका के बयान पर देश में नाराजगी है। अमेरिका ने राहुल गांधी पर एक बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह बयान है, राहुल गांधी मामले पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा है कानून का शासन लोकतंत्र का आधार होता है। न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान लोकतंत्र का आधार है। हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं। यानी अमेरिका को अपना देश देखना है, अपनी डेमोक्रेसी देखनी है, अपनी न्यायपालिका देखनी है। भारत का लोकतंत्र, भारत की न्यायपालिका इतनी मजबूत है और सबका यकीन और भरोसा है। अमेरिका को देखने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने से मीडिया ने सवाल पूछा था और जब पूछा गया कि क्या अमेरिका राहुल के संपर्क में है, तो अमेरिका ने सीधे सीधे कुछ बोलने से इनकार किया और यह कहा कि हमारी नजर जरूर इस पर है। अब जरा सुनिए वेदांत पटेल को। Rahul Gandhi, the opposition leader, has been expelled from Parliament. Do you have anything to say about that? Is that consistent with Democratic causes? Thanks for your question, Sean. So, respect for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. Can I just follow up briefly? Sure. Is it engaging with the government of India? How about with Mr. Gandhi himself? Is the United States still engaging with him as the opposition leader? I don't have any specific engagements to read out, Sean, but as I'm sure you know, someone who's covered this department for some time, it is normal and standard for us to engage with members of opposition parties in any country where we have bilateral relationships, but I don't have any specific engagement to. खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उसकी जिसको पूरे देश की लगभग पुलिस ढूंढ रही थी। शिकंजे में आने वाला है अमृतपाल। तस्वीर दिखाइए जरा, अमृतपाल कहां है? अब तक तो पुलिस के लिए अबूझ पहेली है। अभी भी अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अमृतपाल भाग गया या पुलिस ने भगा दिया? ये देखिए जरा, ये दिल्ली में टहल रहा था बड़े बड़े बाल वाला अमृतपाल। पहचान में ना आए, ये देख रहे हैं आप, बाल संवारते हुए, चश्मा लगाए हुए, मास्क लगाए हुए, पूरे कपड़े बदले हुए, वेशभूषा बदली हुई है, ये अमृतपाल जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, एक और तस्वीर ये देखिए, हाथ में ड्रिंक लिया हुआ है अमृतपाल, चश्मा लगाए हैं, देख रहे हैं पूरा लुक अलग है और ये सेल्फी खुद शेयर की है। अब ये जो सेल्फी है ये मुंह चिढ़ा रही है पुलिस को पंजाब की कि आप एक शख्स को खोज नहीं पाए और वो भाग गया। ये देख रहे हैं तस्वीर, अमृतपाल और पप्पल प्रीत की सेल्फी सामने आई। सेल्फी में अमृतपाल हाथ में ड्रिंक की कैन लिए हुए, मरून पगड़ी है, काला चश्मा है, गले में मास्क लटक रहा है। सेल्फी में अमृतपाल बहुत रिलैक्स लग रहा है, इसको देखकर लग रहा है ये भागा है। ये पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीर। अमृतपाल की यह सेल्फी नेपाल की बताई जा रही है। 18 मार्च को अमृतपाल पंजाब से फरार हो गया था। फरार होने के बाद से अमृतपाल वेश बदल रहा है। अमृतपाल का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जो मैंने दिखाया। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था अमृतपाल। वायरल वीडियो 21 मार्च का बताया जा रहा है। दिल्ली के मधु विहार में की सड़क से गुजरता देखा। अमृतपाल के सिर पर पगड़ी नहीं, लंबे खुले बाल नजर आ रहे हैं। चेहरा छिपाने के लिए मुंह पर मास्क लगाया। अमृतपाल नेपाल में है, हुलिया बदलकर पहुंचा। आइए आपको बताता हूं कि अमृतपाल नेपाल में है। इसकी जानकारी
एजेंसियों को लगी, पंजाब पुलिस के बस का बचा नहीं, सेंट्रल एजेंसियां अब शामिल हुई, ये संभव है। नेपाल में ये आप देख रहे हैं, नेपाल को अलर्ट कर दिया गया। भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को पत्र लिख दिया और लिखा है अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका है। नेपाल की धरती से दूसरे देश भी भाग सकता है अमृतपाल, फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल से भाग सकता है। दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक भागने की कोशिश है। इन देशों को जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच की जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों को यह आशंका है कि भागने में पाकिस्तानी दूतावास मदद कर सकता है। नेपाल के 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर हैं। काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अलर्ट है। भैरहवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी पैनी नजर है। दूतावास ने अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों को नेपाल के सभी होटल, गेस्ट हाउस पर लगाया गया है। लॉन्ज, धर्मशाला में भी सर्कुलेट कर दिया गया है। भारत से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है। नेपाल में संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल पुलिस ने कई जगहों पर दबिश भी दी है। ये किया गया। ये पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं। नेपाल बॉर्डर पर जो पोस्टर लगाए गए हैं वो तस्वीर दिखाइए जरा। नेपाल बॉर्डर पर ये देख रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है नेपाल बॉर्डर पर। और ये पोस्टर आप देख रहे हैं, अमृतपाल का पोस्टर सीमा पर लगा दिया गया है। जो भी इस शख्स को पहचाने वो फौरन पुलिस को सूचना दे। तो अमृतपाल बेशक नेपाल भाग गया है, लेकिन पंजाब पुलिस के लिए यह बात ये बताती है कि पुलिस क्या खुद भगाने में शामिल थी? पूरे पंजाब की 80,000 पुलिस अमृतपाल को नहीं खोज सकी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।